नमस्कार, बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का। आप देख रहे टीवी 100। मैं मुस्कान नबीर। आइए मुद्दे की ओर चलते हैं। भारत के ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद से पाकिस्तान के साथ जारी चरम तनाव के बीच बड़े जासूसी रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों ने पंजाब और हरियाणा से 6 जासूसों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। ये लोग हरियाणा के कैथल, हिसार, नूह, पानीपत के साथ ही पंजाब के मलेरकोटला से पकड़े गए हैं। इन लोगों पर भारत की गोपनीय सैन्य जानकारियां पाकिस्तान को भेजने का आरोप। भारत सरकार ने पिछले दिनों पाकिस्तान हाई कमीशन के अधिकारी दानिश को 24 घंटे में भारत छोड़ने का आदेश दिया था। दानिश के इशारे पर काम कर रहे कुल 6 पाकिस्तानी जासूसों को अब तक पंजाब के मलेरकोटला और हरियाणा से गिरफ्तार किया जा चुका है। ये सभी लोग दानिश के संपर्क में थे। सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान को भारत की गोपनीय सैन्य जानकारियां भेजने के आरोप में हरियाणा के हिसार से महिला यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को भी गिरफ्तार किया है। महिला यूट्यूबर साल 2023 में अपने चैनल ट्रैवल विद जो के शूट के सिलसिले में पाकिस्तान गई थी, जहां पर पाकिस्तान एम्बेसी के एक अधिकारी के कहने पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के अधिकारियों के संपर्क में आई और इसके बाद से लगातार भारत विरोधी जानकारियां पाकिस्तान को भेज रही है। अब फिलहाल गिरफ्तारी हो गई है, पूछताछ की जा रही है और यहां पर रिमांड पर लिया गया है। अब देखना यह है कि क्या कुछ जानकारी मिलती है ज्योति से। ये सारे खुलासे हुए हैं और इसके बाद एजेंसी सतर्क हो गई। 6 लोग का नाम सामने आ रहा है। लोगों पर कार्रवाई की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। 2023 से खुफिया जानकारी पाकिस्तान को भेजी जा रही है और जिनमें से 6 लोग का नाम सामने आया है। अपने ब्लॉग के जरिए वे पाकिस्तान से जुड़ने की पूरी कोशिश करती रही। फिर उनका संपर्क ISI अधिकारी से हुआ, जिसके बाद ये भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को भेजती हुई यहाँ पर जानकारी में आई है और कार्रवाई में आई है। अब ज्योति मल्होत्रा पर क्या कुछ कार्रवाई होगी और किस इनपुट के आधार पर इन्हें रिमांड पर लिया गया है, ये तमाम चीज़ों पर अब अधिकारी और जांच एजेंसी यहाँ पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले तारुफ कर लेते हैं, फिर करते हैं चर्चा की शुरुआत। मेरे साथ है सूर्य कुमार शुक्ला है, जो कि पूर्व DG है। डॉक्टर बाके विहारी है, जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ है, और ex-ACP वेदभूषण जी है। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का टीवी 100 में। मुझे लगता है सबसे पहले पूर्व DG आपके पास मुझे आना चाहिए। ये जो सोशल मीडिया में मामला सामने आया, यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड हो गया है। नॉर्मल केबल से उठकर लोग सिर्फ यूट्यूब से जुड़ रहे हैं और सोशल मीडिया से जुड़ रहे हैं, लेकिन इसका नकारात्मक असर भी देखने को मिलेगा और इसके तार पाकिस्तान से भी जुड़े मिलेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा हास्यास्पद इसलिए भी लगता है क्योंकि भारत से खुफिया जानकारी पाकिस्तान को भेजी जा रही थी। किस आधार पर, क्यों, ये भी बड़ा सवाल उठता है। बिल्कुल मैडम, आपने ठीक बात कही है। मैं डॉक्टर सूर्य कुमार, पूर्व DG यूपी पुलिस, मैंने बहुत करीब से इन बातों को देखा है। कि पहली बात जो कहूंगा कि सोशल मीडिया का जितनी तेजी के साथ विकास हुआ है, जितनी तेजी के साथ नए नए प्रयोग हुए हैं, उन पर अभी भी पुलिस की निगरानी का सिस्टम उतना मजबूत प्रभावी नहीं बन पाया जितना फिजिकल रूप से क्रिमिनल्स के कंट्रोल के लिए पुलिस प्रयास करती थी, हिस्ट्री सीटर्स को निगरानी करती थी। अब जमाना बदल गया है और एक तरह से बहुत आसान भी हो गया है कि कौन कौन समाज विरोधी है, कौन कौन देश विरोधी है, उसके विचार यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। इसलिए अब बड़ी जरूरत है कि पुलिस विभाग ने अभी हाल में यूपी में भी सोशल मीडिया पर निगरानी रखने के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी को, ADG रैंक के हैं, उनको नामित किया गया। अब जरूरत है कि इसकी एक पूरी विंग बनाई जाए, क्योंकि लाखों नहीं करोड़ों में लोग हैं
जो सोशल मीडिया में अपने विचार व्यक्त करते रहते हैं। और इस प्रकार के कामों के लिए जैसे आप जानती हैं कि भारत सरकार में इंटेलिजेंस ब्यूरो होती है, एनआईए होती है, और प्रदेशों में इंटेलिजेंस है, एटीएस है, एसटीएफ है, ये सारी संस्थाएं हैं। लेकिन अभी इनके ऊपर जोर पुलिस का उतना नहीं बन पाया। अब सरकार को, पुलिस को चाहिए कि अपनी इकाइयां सभी जिलों में, सभी तहसीलों में भी बनाएं, ताकि ज्यादा जनशक्ति बैठ सके, निगरानी कर सके। बड़ा टाइम टेकिंग काम है कि एक एक आदमी के विचारों को, और सच बात है बड़ा उपयोगी काम है कि अगर पहले ही जान जाइएगा कि ये किस विचार का आदमी है, तो ये इसको अच्छी तरह कंट्रोल किया जा सकेगा। दूसरी बात, जो अभी बड़ी ढिलाई थी, हमारे यहाँ इस तरह का कोई कंट्रोल नहीं था। पाकिस्तान पुराना भारत का हिस्सा था, और हम लोग जानते हैं कि आज जब अखंड भारत बनेगा तो ये फिर से भारत का हिस्सा बनेगा, और ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। ये बेसिकली धार्मिक आधार पर नफरत करने वाले कुछ लोगों ने ये जहर फैलाया था, और उसी आधार पर अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत पाकिस्तान को भारत से तोड़ा गया था। अगर अंग्रेज न चाहते तो ये तोड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। तो बड़ी ढिलाई इस अर्थ में हुई कि देखो, जिसको शादी हो रही है पाकिस्तान में, वहां से बच्चे हो रहे हैं तो वो इंडिया में रह रहे हैं। तो जिसके शौहर, जिसके बच्चे पाकिस्तान में है, जो खेलने के लिए दोस्ती में क्रिकेट खेलने आ रहे हैं, जा रहे हैं, जो गाना गाने आ जा रहे हैं, ये सब कहना बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, वो क्रिएटिविटी में और खेल कूद में कोई बाउंड्री नहीं होती। लेकिन जिस देश से आतंकवादी लगातार भेजे जा रहे हों, और पिछले 25 साल से देश को लहूलुहान करने की उनकी खुली पॉलिसी है, और उस पॉलिसी के अंतर्गत देश पे हमले किए जा रहे हैं, ये कहा जाता है गुरिल्ला वार। तो पिछले 25 साल से भारत में जो लोग गुरिल्ला वार कर रहे हैं, आप वहां शादियों की बात कर रहे हैं, आप वहां खेलने की बात कर रहे हैं, सिनेमा में आने जाने की बात कर रहे हैं, ये जब तक इस पर पूरी रोक, जब तक पाकिस्तान की सरकार, वहां की फौज जब तक ये गारंटी न दे कि एक भी आतंकी हमारे यहाँ से आपके यहाँ नहीं भेजा जाएगा, तब तक कोई खेल नहीं, कोई सिनेमा नहीं, और कोई लेन-देन, कोई शादियां नहीं। सूर्य कुमार जी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर अपना सिक्का खोटा हो तो हमें किसी पर उंगली नहीं उठाना चाहिए। जब हमें पता है भारत का एक सदस्य पाकिस्तान को खुफिया जानकारी दे रहा है, तो इस पर एजेंसियों को बहुत ज्यादा सतर्क होना चाहिए था। मैं इसी सवाल के साथ एक्स एसपी वेदभूषण जी आपके पास आऊंगी कि सर, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इतने लंबे समय से 2023 से पाकिस्तान से जुड़े खुफिया नेटवर्क से कैसे जुड़ी, ये बड़ा सवाल है। और लोकल इंटेलिजेंस एजेंसियों को इसकी भनक क्यों नहीं लगी? क्या हमारी जो साइबर मॉनिटरिंग है वो कमजोर है? देखिए मुस्कान, ये कहना गलत है कि साइबर एजेंसी या इंटेलिजेंस हमारी जो थी वो फेल हो गई। ये कामयाबी है। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी महिला स्पाई को, जो देशद्रोही महिला है और पंजाबी महिला जिसको हिसार से अरेस्ट किया गया, इससे पहले जितने भी अरेस्ट हुए हैं ज्यादातर मेल मेंबर्स, आदमी अरेस्ट किए जाते थे। ये पहली बार गद्दारों का, महिलाओं का ऐसा ग्रुप निकल कर आया है जिसमें गजाला नाम की पंजाब से रहने वाली भी हैं, उसके अलावा नूह से रहने वाले हैं, ये खुद हिसार की हैं, जिनका तमाम चरित्र और तमाम चीजें बेनकाबा हो गई हैं। क्योंकि किसी को इस तरह से अरेस्ट करना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में और भारतीय न्याय संहिता में इतना आसान नहीं होता। इनके खिलाफ काफी कंक्रीट सबूत, मजबूत सबूत पुलिस के पास थे, हरियाणा पुलिस के पास थे, जिस बिना पर तमाम गैंग को अरेस्ट किया गया, तमाम नेटवर्क को खोला गया है। अभी चूंकि 5 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड है, बहुत सारी चीज इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन में आएंगी। ये बार बार पाकिस्तान क्यों जाती रही, किन किन लोगों से कनेक्शन थे, क्या दानिश से इनका लव जिहाद का मामला था, क्यों प्यार मोहब्बत, रोमांस या सेक्स से जुड़ा हुआ मामला था, इनको जो फंडिंग हो रही थी आने जाने, क्या इनका बिजनेस है, क्या कौन लोग इनको फंडिंग कर रहे, इस तरह के लोग भी अरेस्ट किए गए जो इनको बेनामी पैसा प्रदान करते थे। इनका तमाम लैपटॉप, कंप्यूटर, तमाम जितनी भी मोबाइल्स हैं, तमाम जो पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स
किए गए इनके घर से, उनका इन्वेस्टिगेशन करेगी पुलिस, फॉरेंसिक टेस्ट तमाम किए जाएंगे, इनसे पूछताछ की जाएगी। जो बाकी लोग अरेस्ट हुए हैं उनके सामने इनको कन्फ्रंट कराया जाएगा, जानकारी हासिल की जाएगी, तब उसके बाद में पुख्ता जानकारी के बाद, चूंकि एक बहुत ही डेलिकेट और सेंसिटिव मामला है, आईबी या पुलिस इसके मामले में जल्दी से डिस्क्लोज नहीं करती है। ये तो जब इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी, चार्जशीट आ जाएगी, कोर्ट के अंदर ही तमाम चीजें आएंगी कि क्या ये मामला हनी ट्रैप का था, क्या मामला देशद्रोही का। शक के आधार पर ज्योति मल्होत्रा और अन्य 6 लोगों पर आरोप है और शक है, किस आधार पर? देखिए वो जितना भी उनका सोशल मीडिया था उसको खंगाला गया। हाँ। उनका जो पाकिस्तान के प्रति प्रेम था, हाँ। उनको जो लगाव था, पाकिस्तान बार बार आना जाना, तमाम आईबी की उनके ऊपर निगरानी थी कि महिला बार बार क्यों आ रही हैं और इतना इनका पाकिस्तान के प्रति मोह प्रेम क्यों उमड़ पड़ा है। तो पता लगा कि दानिश नाम का एक पाकिस्तानी यहाँ पर हमारे जो एम्बेसी के अंदर नौकरी करते थे, उनके साथ में उनके रिलेशन थे, और वो किस रिलेशन थे ये तमाम चीजें इन्वेस्टिगेशन के बाद में किस लिमिट तक थे, क्या शादी की उम्मीद थी या कुछ और वजह थी, या इसके पीछे पैसा था, या यूट्यूबर की जो प्रसिद्धि पाने की, ख्याति पाने की एक उनकी जो अनचाही चाहत थी जो आप पूरी हो चुकी है। अब उनका तमाम कैरियर और लाइन पर तब एक्सपोज हो चुका है। तो अभी थोड़ा और इंतजार करने हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे जो अदर लोग अरेस्ट किए गए हैं, हाँ। उसमें मुस्लिम ज्यादा हैं। ये अकेली और गजाला ही ऐसी हैं जो हिंदू हैं। तो ये तमाम जो नेटवर्क है, इसका तमाम जो हिसार और पंजाब के अंदर जो कनेक्शन निकल कर आया, आपको याद होगा जब हिंदुस्तान के अंदर सीए एनआरसी हुआ था, किसान आंदोलन हुआ था। बात का है कि कनेक्शन कैसे हो गया आईएसआई से, और किस तरीके की जानकारी दी जा रही थी भारत की उन पाकिस्तान के तमाम संगठन को, और मकसद क्या था? ये तमाम पहलू हैं जिसकी जानकारी के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। मेरे साथ डॉक्टर जीनत अंसारी भी जुड़ गई हैं, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके पास आऊं जीनत अंसारी जी, इससे पहले डॉक्टर बाकी बिहारी जी भी हैं मेरे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं। डॉक्टर बाकी बिहारी जी, क्या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बिना निगरानी के राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बनता जा रहा है? बिल्कुल मैडम मुस्कान जी, नमस्कार टीवी 100 के सभी दर्शकों को। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सोशल मीडिया इस समय एकदम डिजिटल वार की तरह काम कर रहा है। एक ऐसे नैरेटिव की तरफ काम कर रहा है कि हम एक लड़ाई जमीन पर लड़ रहे हैं, एक लड़ाई आसमान में लड़ रहे हैं, एक लड़ाई जल में लड़ रही है, और तीसरी जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो डिजिटल वार की लड़ रही है। ये जो डिजिटल वार की जो लड़ाई है, जो सोशल मीडिया की लड़ाई है, ये सबसे खतरनाक लड़ाई है। जैसा कि अभी जो पूर्व हमारे जो वक्ता थे उन्होंने बोला भी था कि सोशल साइट पर निगरानी रखना जिला स्तर पर ही नहीं बल्कि नगर स्तर पर बहुत ज्यादा जरूरी हो गई है। और 2000 समझने की बात तो यह है कि 2023 से ये जो ज्योति मल्होत्रा हिसार से थी वो लगातार चल रही थी, और आज 2025 में जब पहलगाम का जब एक कांड हो लिया है, उस अवस्था में जाकर के हमारी एजेंसियों को ध्यान हुआ है, और हमारा जो जितना भी नेटवर्क है वो एकदम से मॉनिटरेशन पर आ गया है, नियंत्रण पर आ गया है। परंतु ये 2 साल क्या कर रहे हैं, ये एक बड़े दुर्भाग्य की बात है। जैसा कि हमारे डॉक्टर वीके सिंह ने कहा, एक बात कही, उस बात को कोट कर रहा हूं, भारत 2 पक्ष से लड़ाई लड़ रहा है, 2 पक्ष से उसके दुश्मन है। एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चीन, और एक तरफ ये ज्योति मल्होत्रा जैसे, मलाला जैसे जो लोग हैं। और ऐसा ही नहीं, विकास सितोलिया जैसे, चिमन लाल जैसे राजस्थान में भी है, हरियाणा में भी है, पंजाब के अंदर में है, सब जगह। देवेंद्र देसाई जो पंजाब के अंदर है, चिमन लाल है जो बीकानेर में है, विकास है। तो ये ऐसे पूरे भारतवर्ष के अंदर जो हमारे गद्दार बैठे हुए हैं, जो 2.5 शब्द का जो प्रयोग किया है, जो अंदर के जो लोग हैं, जो ऐसा नैरेटिव पैदा कर रहे हैं, माननीय मोदी जी ने वो काम कर दिए जो कल्पना से भी परे था। बिहार में उन्होंने कहा था हम वो काम करेंगे जो हमारा जो विपक्ष है, जो हमारे दुश्मन है, उस कल्पना से भी कल्पनातीत, और वो करके दिखाया। और उसके बाद भी
अनेक प्रकार के सोशल मीडिया के माध्यम से नैरेटिव तैयार कर रहे हैं, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। इसके लिए हमारी सोशल टीम को कई गुना ज्यादा पावर के साथ खड़ा होना चाहिए, तभी जाकर के हम नियंत्रण कर सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। दरअसल क्या है, सोशल मीडिया के माध्यम से जो दायरा, एक वेरिफिकेशन होना चाहिए, एक आइडेंटिटी होना चाहिए। कोई भी बंदा सोशल मीडिया से जुड़कर, चाहे पढ़ा लिखा हो या ना हो, फेमस हो रहा है, पैसे कमा रहा है, बिना किसी मेहनत के वो ऊंचाई पे चला जा रहा है, और इसका नकारात्मक असर भी देखने को मिल रहा है। जीनत जी, अगर मैं गलत नहीं हूं, सोशल मीडिया समाज के युवाओं को किस ओर ले जा रहा है जब ज्योति मल्होत्रा जैसी स्पाई सामने आती है? तो देखिए मुस्कान जी, आपने बिल्कुल सही कहा है कि इसके जरिए जो हमारी जो यंग जनरेशन है, उन्होंने अपनी जो काम करने की जो उनकी एज है, तो उन्होंने देखा है कि YouTube के तो एक अच्छा माध्यम बन गया है, उसके जरिए तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और उनको वो जो उनको पैसे कमाने की ललक है, एक पॉपुलरिटी बढ़ाने की जो ललक है, वो इस ऊंचाई तक ले जाती है कि वो अपने देश के बारे में भी सोचना भूल जाते हैं, और वो कहीं ना कहीं ऐसे फंस करके वो कुछ ना कुछ अपनी इंडिया की जो पर्सनल जो अपनी इंफॉर्मेशन है वो लीक कर देते हैं। तो सबसे पहले तो यही है कि इन सब चीजों पे बैन लगना जरूरी है, इन चीजों पे लगाम लगना जरूरी है। अब हमारे एक औरत आती है, पाकिस्तान से आती है, और वो ऐसे परिवार में आती है जहाँ पे खाने के लाले थे। आज वहां पे देखिए उनके घर में सब चीज, सब साधन जो है, संसाधन है, सारे वो अच्छे सब कुछ हो गए, सिर्फ यूट्यूब के जरिए हो गए हैं। वहां पर वो नाच रही है, गा रही है, सब कुछ कर रही है। अरे भारतवर्ष में कम से कम जो यंग जनरेशन है, उनको अपने भारत की तरक्की के लिए कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे भारत में तरक्की हो, देश तरक्की की तरफ जाए, ना कि ये कि अपने ही भारत की देश की जड़ें खोखली करने के लिए, हम लोग पैसा कमाने के लिए ऐसा गंदा काम करना शुरू कर दें। तो ये जो YouTube का ये जो चला है, इसके ऊपर तो वाकई बैन लगना चाहिए। ये कमाने के तो बहुत से साधन हो सकते हैं। अरे आपको ऊपर वाले ने हाथ दिया, अकल दिया, जब आप इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस को जब आप अपने दिमाग में आप क्रिएट करते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं कि हमें देश के लिए क्या अच्छा काम करना है। हमारी सैनिक जो है, वो किस तरीके से ताक लगा करके, घात लगा करके कैसे वो उस पर अटैक करते हैं, वो भी अपना दिमाग अच्छी जगह यूज करते हैं। तो इसी तरीके से जो हमारी यंग जनरेशन है, और अब इसके अंदर तो अफसोस की बात यह है कि जो यंग जनरेशन के अलावा जो एजेड हो चुकी हैं, महिला या पुरुष हो चुके हैं, तो उन्होंने भी ये काम करना शुरू कर दिया है कि घर में आराम से बैठने के बजाय वो भी इन्होंने इसका सहारा लेना शुरू कर दिया है गाने पे। और वो बहुत सी तो वीडियो इतनी वाहियात होती है कि वाकई कि हम लोगों को देखने में भी, महिला होते हुए हम लोगों को ऐसे देखते हुए भी शर्म महसूस होती है। एक तरीके से टर्म्स एंड कंडीशन होनी चाहिए। अगर आप वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो एक तरीके का एक यहाँ पे सेटिंग होनी चाहिए कि हम जो वीडियो और उस पे नजर बना के, और उस पे नजर बनानी भी जरूरी है, उसके ऊपर की वीडियो कहाँ जा रही है। साथ ही साथ अगर हम समाज के लिए इस वीडियो को बना रहे हैं, या फिर हम देश में हर एक बंदा देखता है इस वीडियो को, अगर सोशल मीडिया से जुड़ा है, कौन नहीं जुड़ा, सब जुड़े हैं, छोटे स्तर से लेकर बड़े से। और आजकल के जो बच्चे हैं, 4 साल की उम्र से ही सोशल मीडिया में एक ऐसे चिपक जाते हैं, उनसे इस चीज को छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। चलिए 2 साल से जब स्टार्टिंग होती, 4 साल के बीच हम दायरे में रख लेते हैं, रोता है, बिलखता है, लेकिन 4 साल के बाद जो उनकी जिद शुरू होती है, और सारे काम सोशल मीडिया ही से होते हैं, हमें देना पड़ता है इस चीज के, लेकिन एक दायरा होना चाहिए। सूर्य कुमार शुक्ला जी, जो सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जिससे जुड़ना ही जुड़ना है आज की सिनारियों में, लेकिन एक तरीके से युवाओं के लिए एक टर्म्स एंड कंडीशन जरूर होना चाहिए, हर साइट के लिए, हर एप्स के लिए और हर वीडियोस के लिए। बिल्कुल सही आपकी भावना है और सही सोच है कि जिस तरह से तेजी के साथ सोशल मीडिया का विकास हुआ, उतनी तेजी के साथ उसके ऊपर नियंत्रण लगाने की मशीनरी, नियंत्रण लगाने के नियम कानून उतनी तेजी से नहीं बन पाए। और ये बिल्कुल सही बात है कि जैसे आईटी एक्ट बना, उसके अंतर्गत ये काम जो ऐसे होते हैं ये जुर्म है। इसी तरह जो भारतीय न्याय संहिता में जो समाज के विरोध में किए गए कोई भी काम, कोई भी बातें, वो जुर्म की सीमा में आती हैं। आप जानती हैं कि एक हत्या करने से एक आदमी मरता है, लेकिन अगर आप हत्या को प्रेरित करने वाले,
या नफरत के फैलाने वाले वीडियो बनाना शुरू कर दीजिए और उससे आप लोकप्रियता लेने का प्रयास करिए कि हमको हमारा यूट्यूब अच्छा चलेगा। तो इस तरह के जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी मजहब के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, चाहे किसी जाति के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, और चाहे वो इस तरह के काम कर रहे हैं कि जैसे पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान मित्रता का चैनल चला रहे हैं, और वो कब सीमा पार कर जाते हैं ये कहना बहुत कठिन होता है कि आप अपने मित्रता की बात करते करते कब आप देश के खिलाफ खबरें भेजने लगे, ये बहुत कठिन काम होता है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा अभी निगरानी बढ़ाने की जरूरत है। अभी ये उत्तर प्रदेश में मैं देखता हूं कि यहाँ पर साइबर थाने बनाए गए हैं, लेकिन अभी मेरे खुद साथ एक घटना हुई कि जिसमें मेरे नाम से किसी ने मैसेज बना के, फेक आईडी बना के फेसबुक में, और मेरे जानने वालों से पैसा वसूलना शुरू किया। और उनको अभी तक इतनी टेक्नोलॉजी साइबर अपराधियों की बढ़ गई है, बेहतर है, कि अभी तक वो सही पता नहीं लग पाया पुलिस के द्वारा थाने में रिपोर्ट करने के बावजूद कि वो सही अपराधी कौन है। और दूरियां इतनी हैं कि वो कहीं अरुणाचल से कोई यूज कर रहा, बना रहा है, कहीं दुबई का फर्जी फेक आईडी बना करके वहां से बैठा अपराध कर रहा है। तो बहुत अभी सुधार की जरूरत है और इस प्रकार की निगरानी तंत्र को और मजबूत करने की जरूरत है। अभी साइबर क्राइम में ये जो सजा पाने का वो भी बहुत पीछे है काम। तो इसके लिए न्यायपालिका में, पुलिस में, अभियोजन करने वालों में, निगरानी करने वालों में, सब में आदमियों को ट्रेन करना पड़ेगा। जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, जुडिशियल एजेंसीज हैं, इनको सबको ट्रेन करना पड़ेगा। पुराने आज से 50 साल 40 साल पहले बिल्कुल अपडेट करने की जरूरत है बहुत ज्यादा, जब आप खुद बोले हैं। और बिल्कुल कई ऐसे 10 में से एक या फिर 20 में से एक ऐसा बंदा है जिसकी आईडी हैक की होती है, वो स्टेटस भी डालता होता है कि मेरी आईडी हैक हो गई है। ये साइबर मामला लगातार बढ़ रहा है, इस पर एक वाकई अपडेट की जरूरत है। एक्स एसीपी वेदभूषण जी, मैं आपके पास आऊंगी एक सवाल के साथ। क्या सोशल मीडिया एक ऐसा इजी प्लेटफॉर्म हो गया है कि युवाओं के अंदर ये क्षमता खत्म हो गई है कि क्या सही है क्या गलत है, वो बस नाम पाने के लिए और कमाने के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं, उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि वो क्या कर रहे हैं? देखिए मुस्कान, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चूंकि हमारे संविधान के अंदर एक प्रोविजन किया गया है, उसके नाम पर तमाम तरह की चीजें इस्तेमाल की जाती हैं कि ये आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, अपनी बात को आप समाज, सोसाइटी, पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं। और हमारी जो सबसे बड़ी अदालत है, माननीय सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने बहुत सारे ऐसे जजमेंट दिए। उन्होंने कहा कि जब बिल्कुल कानून की परिधि के अंदर आप आ जाएं तब आप एक्शन लें, अदरवाइज एक्शन ना लें। जिस तरह से आईटी एक्ट है, आईटी एक्ट में 67, 68 में आप मुकदमा दर्ज करने के लिए ऑलमोस्ट मना है कि आप मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते। उनको अपनी एक्सप्रेस, जब वो देशद्रोह के तरफ वो जाएंगे, जब मामला बनेगा कि आप देशद्रोह के नजदीक पहुंच गए, उसकी डेफिनेशन के जद में आ गए हैं, तब आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। तो इसलिए इस चीज का जो मिसयूज है इस तरह के लोग करते हैं। और इस देश के अंदर ऐसी ऐसी महिला है, व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी जैसी, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। आपने पहलगाम देखा, और ये ज्योति मल्होत्रा वो हैं जो पहलगाम से 1 महीने पहले पाकिस्तान की यात्रा कर रही हैं। तो बहुत सारे कनेक्शंस हैं ज्योति मल्होत्रा को लेकर, अभी खंगाले जाएंगे कि क्यों, किस तरह से जो अफेयर्स इनके दानिश के साथ थे। हालांकि सरकार ने दानिश को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया, चूंकि उनका एक ऑफिशियल स्टेटस था, उसका खत्म कर दिया है। अब देखते हैं कि किस तरह से वो तमाम चीजें निकल कर आएंगी, किन किन लोगों से पार्टी में मिलती थी, किन लोगों के साथ में उसके कनेक्शन थे, कॉल डिटेल्स थे, वो चाइना जाना चाहती थी, चाइना क्यों जाना चाहती थी, उनका चाइना से भी क्या कुछ प्रेम था या कोई और इनडायरेक्ट कोई कनेक्शन थे। तो इस तरह की जो तमाम चीजें हैं जो अभी सोशल मीडिया या हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये चूंकि बहुत ही सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन है, ये जल्दी से बता नहीं सकती पुलिस और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज। तो इसी बिना पर इसको अरेस्ट किया गया है और तमाम सबूत, क्लिंचिंग एविडेंस इसके खिलाफ होंगे, इसलिए इसको अरेस्ट भी किया गया। और कोर्ट ने, अदालत ने 5 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड दिया है। हो सकता है और कस्टडी रिमांड बढ़ाया जाए, इसको उन जगहों पर लेकर जाया जाए जहां पर ये लोग
गई थी, पहलगाम गई थी, किन किन लोगों से पहलगाम में मिली थी, क्या पहलगाम से कोई कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी पब्लिक डोमेन में सरकार की मजबूरी है या ऐसी इन्वेस्टिगेशन को नुकसान पहुंच सकता है, रुकावट आ सकती है, तो एक्सपोज नहीं कर सकते। परंतु हमें सबको इंतजार करना चाहिए कि इस तरह के जो लोग हैं उनको जरूर एक्सपोज किया जाए, जो लालच की वजह से, मशहूरी के लिए और किसी तरह से पाक प्रेम के अंदर से, चाइना प्रेम के अंदर से देश की सीमाओं को तोड़कर, और देश को गद्दारी है, ये देश के साथ में एक धोखा दिया है ज्योति मल्होत्रा ने, इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन अदालतें लेगी और तमाम इन्वेस्टिगेशन के बाद में पुख्ता सबूत इकट्ठा करके इनको सजा कराया जाएगा। मेरा पूरा यकीन है, पूरा हिंदुस्तान इस समय के अंदर इकट्ठा है। इस तरह की चीजें ज्योति मल्होत्रा जैसे और भी बहुत सारे गद्दार होंगे जिनको चिन्हित किया जाना जरूरी है, इन्वेस्टिगेशन के द्वारा हो या पुलिस की जो किसी भी स्तर पर जांच हो, उसमें इस तरह के लोगों को चिन्हित पहले भी किया जाता रहा है, उसमें आर्मी के ऑफिसर भी रहे और तमाम समाज के लोग रहे। बाकी बिहारी जी, मैं आपके पास आऊंगी कि क्या सोचकर ये युवा ऐसे हथकंडे अपनाते हैं और ऐसे काम करते हैं, क्या उनकी मंशा रहती होगी? क्योंकि देशभक्ति का जो यहाँ पर भावनाओं की बात आती है तो युवा सबसे ज्यादा, अभी देखिए तिरंगा शौर्य यात्रा चल रही है, सबसे ज्यादा युवा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे कैसे हो जाता है कि किसी युवाओं का ब्रेन वॉश कर दो सोशल मीडिया के जरिए, फिर उसका गलत इस्तेमाल करो? तो इसके पीछे की हम वजह क्या माने? बाकी बिहारी जी। हाँ जी, आवाज दोबारा बोलिए क्या, क्योंकि नेटवर्क में गड़बड़ हो गई थी। मैं ये कह रही हूँ कि सोशल मीडिया आजकल युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहा है। तिरंगा शौर्य यात्रा के दौरान सबसे ज्यादा युवाओं की भक्ति और भावना देखी जा रही है देश के प्रति, लेकिन जब ऐसे युवा निकलकर सामने आ रहे हैं जिनका तार हमारे दुश्मन ISI एजेंसी संगठन से जुड़ा हुआ है, तो क्या ऐसे वो बनता होगा वातावरण? इसके पीछे क्या वजह क्या मानते हैं? क्यों ऐसे युवा इस तरीके के गलत हथकंडे अपनाते हैं, गलत वे में चले जाते हैं? बहुत सुंदर बात गुप्ता जी आपने कही है। हाँ जी, आपने बड़ी सुंदर बात की है कि इसके पीछे मनोवैज्ञानिक कारण क्या है। इसके पीछे हमें श्रीमद् भगवद गीता का एक बहुत प्यारा श्लोक जिसकी चर्चा हम करना चाहते हैं कि लगभग उसमें कहा गया है कि नास्ति बुद्धि युक्तस्य नैच युक्तस्य भावना। एक श्लोक से मैं इस लाइन के ऊपर के श्लोक से बताना चाहता हूं, क्योंकि जो सोशल साइट है, जो हमारा नेटवर्क है, नेटवर्क माने जाल, कैसा मकड़ जाल, जो डिजिटल मार्ग है, जो साइबर क्राइम की तरफ हमको बढ़ाता है, तो उसका वो जो है वो हमारे मन को एक दूसरी तरफ लेकर के चला जाता है। जैसा कि ज्योति मल्होत्रा के विषय में हमारे भाई सूर्य कुमार जी ने भी बताया था कि ज्योति मल्होत्रा की जो आर्थिक स्थिति बड़ी साधारण थी, 2020 में एक साधारण 20,000 की नौकरी करती थी। उसके बाद उसने 2023 में जाकर के इस तरीका के YouTube वगैरह के क्षेत्र में चली गई और अच्छा करने लगी। परंतु उसी अवस्था में जो मन की जो उसकी ललक थी बहुत ज्यादा पैसा कमाने की, धन कमाने की, यश कमाने की, घूमने की और फिरने की, उसके लिए वो 2023 में जाकर के दानिश जैसे व्यक्ति के संपर्क में आ गए और वहां से जाकर के जो एक प्रक्रम चला, उसके बाद आप जानते ही हैं इस बात को गहराई के साथ, सोशल जो मीडिया है आज की डेट में विश्व के अंदर 90% लोगों की जो युवा शक्ति ज्यादा है उसकी ऊर्जा को समाप्त करने का काम कर रहा है। एक बात। दूसरी बात मैंने अभी पहले भी बताई थी कि जो हमारे देश के गद्दार जो लोग हैं, ये ज्योति वगैरह ही नहीं है, ऐसे हमारे भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए जो घातक बने हुए हैं, जो ऐसे देश के लिए नैरेटिव तैयार कर रहे हैं, सत्ता पक्ष के लिए, सरकार के लिए ऐसे नैरेटिव तैयार कर रहे हैं, वो भी हमारे बहुत बड़े दुश्मन हैं। उन लोगों से भी हमें सावधान होना पड़ेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। भाई सूर्य कुमार जी ने जैसे कहा कि 4 महीने पहले जो पहलगाम घटना 22 अप्रैल 2025 को हुई, उससे पहले ये ज्योति मल्होत्रा थी,
वहां गई, वहां तमाम प्रकार से जैसा बताते हैं, सूत्र बता रहे हैं कि वीडियो बनाई, हर प्रकार की चारों दिशाओं में स्थानों की, जगह की, तमाम जगह की वीडियो बनाई। और उसके उपरांत फिर वो पहलगाम। तो ये सारी की सारी चीजें सोशल मीडिया के लिए ये बहुत ज्यादा घातक है। और दूसरी बात, हमारे एयर मार्शल ये कह रहे हैं, सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन है, जब भी हमारी सेना के हथियार, हमारी सेना, हमारा असला, हमारी गाड़ियां जहां भी जा रही है, लोग वीडियो बनाने लगते हैं। ट्रेन में हमारे टैंक जा रहे हैं, हमारे और अन्य प्रकार के आधुनिक हथियार जा रहे हैं, उनकी जो वीडियो बनाने लगते हैं, ये वीडियो बिल्कुल देश की एकता और अखंडता और संप्रभुत्व के लिए बहुत घातक है। ऐसा हमारे जो सेना के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने बहुत गहराई से इस बात को कहा है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात नहीं है, ये तुम्हारे रील बन सकती है हमारा, परंतु हमारे रियल जीवन के लिए बड़ी घातक सिद्ध हो सकती है। ये सोशल मीडिया का इसलिए बहुत ज्यादा, क्योंकि हनी ट्रैप के क्षेत्र में की बात करें तो राजस्थान का जो चिमन लाल था, वो इसी चक्कर में फंसा था। विकास चितौड़िया था, इसी चक्कर में फंसा था, और दोनों सेना में काम करते थे। उन लोगों ने सेना की गुप्त से गुप्त चीजें, गुप्त से गुप्त जितने भी एक तरीका से जो सीक्रेट जो हमारे जो सेना के जो हथियारों का स्थान है और जो तमाम प्रकार की सरकार की चीजें हैं, उनको शेयर करने का काम किया, केवल किस कारण से। जी, ये जो आप जानकारी दे रहे हैं कि एक और व्यक्ति यहाँ पर काफी वीडियोस बना के शेयर करता रहा, ये उनकी मंशा होती है, फेम पाने की कोशिश होती है, या फिर फेम पाने के चक्कर में गलत रास्ता अपना लेते हैं? जी देखिए, दोनों ही चीजें होती है। एक तो आज हेलो, आजकल जैसे जी 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 सुन रही हूँ मुस्कान जी, हाँ जी सुन रही हूँ आपको। देखो, ऐसा है कि कुछ तो लोग एक रोमांच के क्षेत्र में कि हम बहुत बहादुरी का काम कर रहे हैं, कुछ लोग ज्योति मल्होत्रा जैसी मानसिकता के लोग भी होते हैं ताकि किसी को शक ना लगे और अपना काम भी बन जाए। ये दो प्रकार के लोग हैं। एक तो वैसे हैं जो अपने को रील के क्षेत्र में दिखाना चाहते हैं, रोमांच के क्षेत्र में दिखाना चाहते हैं, अपने को दिखाना चाहते हैं कि हम भी भारत के लिए कुछ काम कर रहे हैं, या कोई इस तरीका की बातें, अपने डायलॉग्स डिलीवरी करना चाहते हैं लोगों के सामने, और अपने को ज्यादा प्रदर्शित करके ज्यादा से ज्यादा व्यूज, कमेंट और जितना भी सब्सक्राइबर बढ़ाने की कोशिश करते हैं, वो एक अलग विषय है। परंतु दूसरे जो लोग हैं, वो इस तरीका के लोग जो सेना के नायकों, बेचारे सीधे साधे लोगों को भी नहीं पता कि ये क्या घातक काम कर रही है, ये खतरनाक काम है। और इसी वजह से हमारे सेना के जो अध्यक्ष हैं, तीनों अध्यक्षों ने हाथ जोड़ करके कहा है कि जहां पर इस तरीका की गतिविधियां चल रही है, किसी भी प्रकार की जो रिस्ट्रिक्टेड क्षेत्र है, मैंने बाकी बिहारी जी यही वजह से कहा था कि मतलब सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जिससे युवाओं को या फिर जो इन्फ्लुएंसर है उन्हें नहीं समझ में आ रहा है, गलत और सही का मतलब ही वो भूल गए हैं, और यही वजह है कि फंसते हुए नजर आए। जीनत जी, नहीं लगता है कि निकले थे फेम पाने के लिए लेकिन फंस गए ISI के चंगुल में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो फेम पाने के लिए निकले थे। ये ऐसे लोगों की जो मानसिकता होती है, वो वाकई ऐसी होती है कि वो जानबूझ के ऐसे कार्य करते हैं। अच्छा। कि मान लो कि अगर मान लो मैं भी हूँ, मैं जितनी भी है, मैं एक्टिविस्ट हूँ, तो मैं अपनी जितनी भी अपनी जो पोस्ट शेयर करती हूँ, मैं अपनी जो काम करती हूँ, अच्छे काम करती हूँ, तो मैं उसको दिखाने के लिए, जिससे और भी मेरी महिलाएं बहनें प्रेरित हो, तो मैं उस तरीके की अपनी सारी की सारी जो पोस्ट डालती हूँ। तो मेरा दिमाग उधर चलता ही नहीं है कि भाई मेरे दिल में जब राष्ट्रभक्ति है, मैं बिल्कुल देश के लिए समर्पित हूँ, तो मैं इतना सा भी कोई भी काम ऐसा नहीं करना चाहूंगी बिल्कुल भी कि जिससे मेरे देश को, मेरे भारत को नुकसान हो। तो ये लोग जो ये है कि फेमस होने के लिए अगर वो इस तरह से बिल्कुल पागल हो गए हैं, वो अपने देश की जो अपनी जो भी कुछ गतिविधियां हैं, जो भी कुछ उसके मेन पॉइंट्स है, वो लीक कर रहे हैं, तो सिर्फ पैसा पाने की है, पैसा पाने की है। और इसके अंदर यहाँ पर भी है, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि एक महिला 3-4 बच्चों के साथ में बॉर्डर पार करके आ जाती है, उसके ऊपर अभी उसकी इन्वेस्टिगेशन ही चल रही है। आखिर ऐसा क्यों इतना टाइम लगा जाता है? उसको कहीं अलग सेपरेट जगह रखा जाता है। उसने इस दौरान में अपनी सदस्यता, अपने भारत की नागरिकता पाने के लिए उसने एक बच्चे को भी जन्म दे दिया है। तो ये तो हमारी कहना चाहिए देश के भी कुछ
कुछ ना कमियां यहाँ पर ऐसी हैं, हमारे जो जितने भी यहाँ पे जितने हमारे अधिकारी हैं उनकी भी ये है कि पहले उनको कहीं ना कहीं ऐसी जगह रखा जाए जहाँ पे उनकी पूरी कार्यवाही हो। और फिर भाई तुम पाकिस्तान से इंडिया तुम्हें आने में क्या ऐसा वो ऐसी, अगर तुम्हें इंडिया इतना अच्छा लगता है तो पाकिस्तान को भारत के नक्शे से खत्म करके भारत में मिला लिया जाए। उसमें कुछ अगर तुम्हें इतना वो है तो मेरा भारत महान है और हमेशा महान रहेगा। पर ये चीज है कि अगर मान लो कोई जरा सा भी अगर भारत इसके पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है उसको तो बिना सोचे समझे पुलिस एक्शन ले लेती है। अब इतने बड़े बड़े जो ये कांड हो रहे हैं इसके अंदर पूरी की पूरी टीम बैठती है, इन्वेस्टिगेशन होता है। अब सरकार ये होता है कि उन लोग कहीं ना कहीं ये उम्मीद होती है कि तुम बच जाओगे, तुम्हारा कोई ना कोई तुम्हारा आका पीछे ऐसा बैठा हुआ है जो तुम्हें बचा लेगा। तो ये हमारे देश के लिए, हमारे जो यंग जनरेशन है उसके लिए बहुत, हमारे देश के लिए खासकर बहुत घातक है। बिल्कुल, तो हमारे यंग जनरेशन है, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, लेकिन एक समाज का एक दायित्व होता है या फिर कहे परिवार का एक कर्तव्य होता है कि जिन युवाओं का ब्रेन वॉश, वो खुद जानते होंगे कि उनके घर का जो सदस्य है, जो युवा है, किस तरीके से उसका ब्रेन वॉश हो सकता है। सूर्य कुमार शुक्ला जी, आईएसआई एक खतरा है पूरे विश्व के लिए और अक्सर से ये होता रहा है कि भारत के युवाओं का ब्रेन वॉश करने की पूरी कोशिश करता भी रहा है। कई ऐसे हैं जिनका तार जुड़ता हुआ आया है और ऐसे में खुफिया एजेंसियों ने उस पर कार्रवाई की है। तो ऐसे में जो युवा है जिनका ब्रेन वॉश बहुत इजीली हो जाता है, इसमें पारिवारिक भूमिका कितनी ज्यादा हो जाती है ताकि अपने युवाओं को सेव कर सके? देखिए, जहां तक आईएसआई द्वारा एजेंट बनाने, प्रचार करने, पाकिस्तान के पक्ष में माहौल बनाने, भारत के खिलाफ नकारात्मक और विध्वंसात्मक कार्रवाई करने की बात है, तो इसके बारे में आप सबको जो जानकार लोग हैं उनको पता है कि जब वो सन 71 की लड़ाई में ऐतिहासिक रूप से हार गए, देश टूट गया, उनका बांग्लादेश अलग बन गया, तो उसके बाद उनके जो लीडर्स थे, जनरल थे, वो जो भी उस समय के, चाहे वो जुल्फिकार अली भुट्टो रहे हों, चाहे वो जितने वहां के हुक्मरान थे, उन्होंने फैसला किया कि हम सामने से नहीं लड़ सकते तो हम भारत को हजारों घाव देंगे, उनको हजारों बार उनको खून बहाएंगे, अपने आतंकवादी गुरिल्ला लड़ाई के माध्यम से उनको परेशान करेंगे। बिल्कुल सही बात। अब ये सन 71 के बाद उन्होंने निर्णय ले लिया था। अब ये अपनी भी कमजोरी कही जाएगी कि भाई जब इस तरह का निर्णय ले लिया कि हम गुरिल्ला युद्ध करेंगे तो उन गुरिल्लाओं को मारने, उनको कंट्रोल करने के लिए मजबूत कदम हमें और उठाने चाहिए। अब आप जानती हैं कि कश्मीर में बहुत से, आप सुनी होंगी नाम, ओवरग्राउंड वर्कर, कि वो खुला पाकिस्तान का पक्ष लेते थे। पहले तो कश्मीर की आजादी के नाम पे पक्ष लेते थे, फिर बहुत सारे अपने देश में जो मदरसे चलते हैं उनमें जब ये सिखाया जाता है कि केवल इस्लाम ही सही धर्म है और केवल बाकी सब काफिर हैं, जब कुरान और हदीस और शरिया का नाम लेके इस तरह की बातें सिखाई जाती हैं, उन बच्चों को कट्टरता सिखाई जाती है, तो 100 बच्चों में अगर 5 बच्चे भी कट्टरता का पाठ पढ़ लेते हैं तो वो इस्लाम को देश से ज्यादा महत्व देने लगते हैं, तो वो तैयार हो जाते हैं कि हम हमास के लिए लड़ने जाएंगे। क्या सूर्य कुमार जी, ज्योति मल्होत्रा ने इस्लाम के आधार पर ऐसा किया है? अभी तो आपने केवल आईएसआई की बात की है, अब मैं उस पर भी आता हूं। जब एक बार आईएसआई ने ये फैसला ले लिया तो हमें एजेंट बनाने हैं, तो भारत में गरीबी, बेरोजगारी और पैसा चाहने के लिए तमाम लड़के लड़कियां ऐसे तैयार बैठे हैं कि जो पैसा पाने के लिए और कुछ अपने प्रेम युवावस्था में प्रेम संबंधों के लिए कि ये बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत अच्छी लगती है, इन चक्करों में उन्होंने ये दोस्तियां बनानी शुरू की कि पैसा भी मिलेगा और हमें कोई स्मार्ट लड़की, कोई खूबसूरत लड़का, कोई इस तरह मिल जाएगा। इन चक्करों में लोग फंसने लगे और आईएसआई का ये घोषित एजेंडा था, जितना वो फौज पे खर्च कर रहे हैं उसी तरह वो इस काम पे खर्च कर रहे हैं। हमारे देश आपको लगता है कि इसकी अहम भूमिका भावनात्मक जो संबंध है उसको भी कह सकते हैं कि जो एक दूसरे को पसंद करना, उसकी वजह से इस तरीके की हरकत को अंजाम दे देते हैं। तो वेदभूषण जी, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? और मेरा सवाल ये है आपसे
कि क्या ज्योति मल्होत्रा जैसा मामला अकेला नहीं बल्कि एक बड़े नेटवर्क की ओर इशारा करता है? देखिए मुस्कान, जो ज्योति रानी मल्होत्रा है वो बालिग है, 33 साल उनकी उम्र है। हिंदुस्तान का कानून कहता है कि 18 साल के बाद में आप हर चीज के बारे में निर्णय कर सकती हैं, और कानून में यह भी लिखा हुआ है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। आपका एक्सक्यूज नहीं है कि मैं किस तरह से पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स हैं उनके साथ मिल रही हूँ, मेलजोल कर रही हूँ, पाकिस्तान आ रही हूँ, पाकिस्तान से वापस आ रही हूँ, सोशल मीडिया पर हिंदुस्तान के खिलाफ तमाम जहर उगल रही है। तो उनको ये पता है, उनकी नॉलेज में है, कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस में थी, चाहे वो दानिश थे, चाहे उनके और पाकिस्तान के जो प्रेमी थे वो थे। आपको याद होगा एक सीमा हैदर नाम की एक महिला हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह से अपने पति को दगा करके छोड़ के बिना डाइवोर्स के भागकर हिंदुस्तान में आ गई थी, आज भी हिंदुस्तान में रह रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसा वर्ग है हिंदुस्तान में जो इस तरह के लोगों को प्रोटेक्शन देता है। अभी आप देखिए जब इनको अदालत में पेश किया जाएगा तो बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग उठकर खड़े हो जाएंगे कि बिल्कुल इनोसेंट है। यहाँ तो जो उग्रवादी हैं जिन्होंने सैकड़ों लोगों को मार दिया, उनकी तारीफ में उनके लिए अदालतों के अंदर पहुंचते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि ये तो इनोसेंट है, हिंदुस्तान की सरकार उनके खिलाफ काम कर रही है। हालांकि उनको फांसी भी हो गई और तमाम उनके खिलाफ एक्शन हुए। तो एक समाज का बहुत बड़ा वर्ग है जो ऐसे लोगों के साथ आज भी खड़ा हुआ है, आगे भी खड़ा रहेगा। उन्हीं को चिन्हित करना है, उन्हीं की पहचान करनी है कि समाज में वो लोग कौन है जो इस तरह की देशव्यापी देश के खिलाफ जो मानसिकता है उसको लेकर इस तरह की चीजें करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक सिस्टम है जिस सिस्टम के अंदर ये तमाम फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर एक कानून में बचाव। चलिए मैं आपके पास आऊंगी, नेटवर्क इशू हो गया आपकी साइट विभूषण जी। अब डॉक्टर बाकी बिहारी जी, यही बात मैं आपके पास लेके आऊंगी कि देश के खिलाफ, क्योंकि देशभक्ति की जब बात आती है तो यहाँ पर भारत ने देखिए हाल फिलहाल में पहलगाम में हुए हमले को लेकर भारत में काफी आक्रोश, देशभक्ति की भावना काफी दिखी जब यहाँ पर बदला लिया गया पाकिस्तान से। लेकिन अब जब यहाँ पर मामला सामने आया, 6 जासूस स्पाई पकड़े गए हैं, तो इस मानसिकता को बदलने के लिए क्या प्रक्रिया रही होगी, और ऐसे में ऐसे लोग समाज के लिए कितने घातक साबित हो सकते हैं? बहुत सुंदर बात मुस्कान जी। ऐसे लोग समाज के लिए सबसे ज्यादा घातक है जो हमारे अंदर विद्यमान बैठे हुए हैं। बाहर के से तो हम बच लेंगे, मगर जो अंदर का जो मैं 2.5 शब्द का प्रयोग किया था कर्नल वीके सिंह जी ने, कि एक पाकिस्तान, एक चाइना और एक हमारे आधा जो है 2.5, जो जिसकी पूर्णता की नहीं पता कि इसका इनकी लिमिट क्या है। ये कितने हमारे देश के अंदर हमारे प्रांतों में घुसे बैठे हैं, इसका कोई अंदाजा नहीं है। जैसा कि भाई आदरणीय सूर्य कुमार जी ने बात कही थी कि गोरिल्ला, सर वक्त की कमी, जल्दी बात पूरी करिएगा अपनी। हाँ, गोरिल्ला युद्ध की जो चर्चा की थी कि भाई गोरिल्ला युद्ध से ही लड़ाई लड़नी चाहिए, तो इस बात को जिया उल हुक जी ने कहा था कि हम लोग भारत से संप्रभुता और शक्ति और सामर्थ्य से तो संघर्ष नहीं कर सकते, लड़ नहीं सकते। इसके लिए हमें जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो हमें अप्रत्यक्ष रूप से, जो गुप्त रूप से, जो गद्दारी के, जो भारत के अंदर गद्दार लगा करके ISI के द्वारा या आतंकवाद के द्वारा, इस तरीका की सेना के द्वारा ही हम भारत के साथ खड़े हो सकते हैं लड़ने के लिए, अन्यथा कोई रास्ता नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात आपने चर्चा करी है कि मानसिकता को बदलने की। मानसिकता को तो देखिए, भारत इस समय तिरंगा यात्रा में ऐसा कोई प्रांत, ऐसा कोई नगर नहीं, ऐसा कोई शहर नहीं जहां पर भारत का एक एक व्यक्ति, चाहे वो सरकारी है या गैर सरकारी है या किसी भी संस्था का है, किसी भी जाति का है, सब एक तिरंगा के आधार पर आप चारों तरफ देख रहे हो। एक जो देशभक्ति का जो माहौल हमारे अंदर तैयार हो रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है सर। जीनत जी 10 सेकंड आपके पास है। सामाजिक कार्यकर्ताओं की क्या कुछ भूमिका हो जाती जब ऐसे हालात बनते हैं? तो एकजुट करने में
कि हम लोग जो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक पेरेंट्स को मैं कहना चाहती हूँ कि जो उनके बच्चे हैं वो उन्होंने आजकल ये हुआ है कि स्कूल का जो पहले हम लोगों को जो काम मिलता था, होमवर्क जो मिलता था वो कॉपीज से मिलता था। आजकल उन्होंने क्या काम करना शुरू कर दिया कि इंटरनेट पे वो डाल देते कि नेट पे आप लोगों का ये प्रोग्राम आएगा। तो उससे माँ बाप को ये भी जागना जरूरी है, भी देखना जरूरी है कि हमारे बच्चे वाकई। घर के बड़े सदस्य और खासकर माँ बाप की वक्त की कमी है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, सूर्य कुमार जी, डॉक्टर जीनत जी, डॉक्टर बाकी बिहारी जी और एक्स एसीपी वेदभूषण जी। आप सभी ने कीमती वक्त देते हुए बहुत महत्वपूर्ण बातें साझा यहाँ पर की है। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर कोई इस पर जाना चाहता है, फेमस होना चाहता है, लेकिन इसका नकारात्मक असर भी देखने को मिला है, जिस पर समाज के साथ साथ परिवार के बड़े सदस्य और साथ ही साथ माँ बाप को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और एजेंसी को बहुत ज़्यादा टाइट होने की ज़रूरत है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने इवेंट के साथ। नमस्कार।